हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। देखो यहाँ तक अभी अपन पढ़ चुके हैं कि सॉलिड अपन पढ़ते क्यों हैं। सेकंड अपन पढ़ चुके हैं सॉलिड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स। तो अपन ने पढ़ा उसके अंदर कि सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस मतलब नो फॉर्म, क्रिस्टलाइन मतलब इसके अंदर रेगुलर पैटर्न होता है। तो मैंने कहा था अमॉर्फस अपन आगे नहीं पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा था क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर, दूसरा होता है आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था इसके अंदर कि अपन अब क्या करेंगे, पूरे सॉलिड को नहीं पढ़ेंगे, उसकी एक यूनिट सेल को पढ़ेंगे। यूनिट सेल क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ सॉलिड जिसको अपन रेगुलर पैटर्न में अगर एवरी डायरेक्शन में अगर मूव करें तो वापस से क्या बन जाएगा, अपना पूरा लैटिस बन जाएगा। ठीक है। चलो इसके बाद अपने को पढ़ा था मैंने क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस, है ना। उस पॉइंट पे क्या क्या आ सकता है? आपके आयंस आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे या फिर इसमें एटम्स आएंगे। मैंने कहा इस चैप्टर में अपन सब चीज़ों क्या लेंगे, स्फेरिकल लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसके बाद मैंने कहा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल समझाए थे आपको, दो प्रकार के होते हैं। तो प्रिमिटिव, एक होता है सेंटर्ड। सेंटर में फर्दर तीन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर होता है इसके अंदर। क्लियर बात सब लोगों को? तो यहाँ तक अपन लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद देखो आगे, अब देखो जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम जो होता है, क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं ये भी आगे फर्दर 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं जो अपने को पढ़ना है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं। सीधा इसके पैरामीटर्स पूछे आते हैं कि ABC के अंदर क्या रिलेशन होता है, इसके बीच में एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पूछे आते हैं। क्लियर बात सब लोगों को? ठीक है, ध्यान दो। तो इसको ये NCERT में तो आपको बोर्ड पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी, इसमें 7 क्रिस्टल लैटिस होंगे ना। देखो ये क्रिस्टल लैटिस जो कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखो आपको बोर्ड पे भी सारे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, सब NCERT में बने हुए आपके। ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप देखो इन सब की ना जो एज लेंथ आएंगी वो अलग अलग होती हैं, जो एंगल्स आएंगे वो अलग अलग होते हैं ना। तो वो अपने को याद करना है। क्लियर बात सब लोगों को? ठीक है। तो याद करने की छोटी सी ट्रिक देखते हैं और इसको अपन यहीं पे पढ़ेंगे ना, बहुत ही जरूरी है। फ्री के 4 मार्क्स हैं अगर आपको ये आता है तो। देखो मान लो 2 बच्चे हो, 2 बच्चे हैं, एक आप है और एक आपका फ्रेंड है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब पहला बच्चा जो था ये थोड़ा डरता था पढ़ाई से ना, ये नहीं पढ़ता। दूसरा बच्चा क्या था, रोज पढ़ता है, घर जाके रोज क्वेश्चंस करता है, रोज पढ़ता है। तो उसका मतलब ये कॉन्फिडेंट है, ये था कम कॉन्फिडेंस में है। ठीक है। अब जब दोनों ये इंस्टीट्यूट गए या फिर अपने कोचिंग स्कूल जहाँ पर भी गए, वहाँ पे क्या हुआ, उस दिन पता लगा सरप्राइज टेस्ट है, सरप्राइज क्लास टेस्ट रख दिया। क्लियर बात सब लोगों को? देखो अब सरप्राइज क्लास टेस्ट होता तो क्या होगा, जो पढ़ता है इसके तो हाथ पाँव भूल जाएंगे। क्या बोलेगा? ओह क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट, ओह समझ में आया? तो दूसरा वाला बोलता है रो मत, अपन दे लेंगे अपने को, अपन में पढ़ते हैं अपन। तो बोलता है रो मत, अपन क्लास टेस्ट दे लेंगे, मतलब क्लासेस दे देंगे, है ना। ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहले आपको ये लाइन याद रखनी है, CTOHRMT, क्लास टेस्ट O, रो मत। यहाँ तो बात समझ में आई? देखो ध्यान दो, इसमें देखो जो C है ना, C ये तो होता है क्यूबिक, है ना। T होता है टेट्राहेड्रल, O होता है ऑर्थो रोम्बिक, H होता है हेक्सागोनल, R होता है रोम्बोहेड्रल, M होता है मोनोक्लिनिक और T होता है ट्राइक्लिनिक। ध्यान दो, अभी रटना चाहिए इनको, ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, वो कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने याद कर लिया CTOHRMT, क्लास टेस्ट O, रो मत। यहाँ तो बात समझ में है सब लोगों को, है ना। तो इसका मतलब टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस हो चुके हैं? ये हो चुके हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं सीरियल नंबर बोलूं, सीरियल नंबर, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके। और ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, है ना। इतने क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। ठीक है ना, ध्यान दो। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो क्यूबिक है तो इसमें ABC में क्या रिलेशन होता है, इसके एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, वो अपने को पढ़ना है। ध्यान सुना देखो इसको। तो पहले अपन पढ़ेंगे एज लेंथ। एज लेंथ मतलब एज लेंथ में आपके पास क्या रिलेशन है, ध्यान दो।
तो ए बी सी होगा ना, ध्यान दो। तो एक क्यूबिक जो होगा ना ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, ये हाईली यूनिफॉर्म होता है, ये हाईली नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ए बी और सी तीनों होंगे इक्वल, ठीक है। अब कौन सा टेट्राहेड्रल, अभी बिगड़ना चालू हो जाएंगे। तो ए और बी इक्वल है और सी बिगड़ गया है, सी नॉट इक्वल आ गया। फिर क्या होगा, फिर तीनों बिगड़ जाएंगे, ए बी इक्वल नहीं है, बी बी इक्वल नहीं है, सी बी इक्वल नहीं, तीनों बिगड़ चुके हैं। अब वापस ठीक होना चालू हो जाएंगे तो कैसे होगा, ए इक्वल आ गया, बी इक्वल आ गया, ए और बी इक्वल आ गया और सी अनइक्वल आ गया। अब बिल्कुल सही हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों सही हो गए। तो यहाँ तो बिल्कुल इजीली याद हो गया, क्यूबिक अपने होता है बहुत सबसे यूनिफॉर्म होता है। तो ए बी सी तीनों इक्वल है, फिर एक बिगड़ेगा, फिर दोनों बिगड़ जाएंगे, फिर दोनों ठीक हो जाएंगे, एक ठीक होगा, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो अपने स्टार्टिंग के 5 तो सिंपल से याद हो गए। अब लास्ट के दोनों है ना, क्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये पूरे बिगड़े हैं। तो ये तीनों में ही कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बोले यहाँ तो बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को, है ना, ध्यान दो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तो क्या हो गया, तो एज लेंथ आ गया अपने पास। अब आएंगे इनके एंगल्स में डिफरेंस, ध्यान दो। अगर मैं बोलूंगा तो ये इंटर एक्सियल एंगल्स बोलते हैं इसको, है ना, मतलब अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। क्लियर है, देखो ध्यान से। अगर आपको हेक्सागोनल याद हो, देखो अगर आपको हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है साइड में, तो आप देख रहे होगे इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल में 2 एंगल जो है ना वो तो 90 है और एक 120 है। इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। हेक्सागोनल में क्या होता है, जो 2 एंगल होते हैं ऐसे वाले, वो तो क्या होते हैं, वो तो 90 होते हैं, और नीचे वाला जो है ना, जो क्यूब बना हुआ है, नीचे वाला बना हुआ है, हेक्सागोनल बना हुआ है, उसमें एंगल कितना होता है, 120 होता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है पहले वाला, कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों तो क्या रहेंगे, 90 रहेंगे, और इसके अंदर जो गामा रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री। बोले यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब हेक्सागोनल तो पता लग गया, अल्फा बीटा गामा, और गामा अल्फा बीटा 90 और गामा इज इक्वल टू 120। अब स्टार्टिंग के जो उसके ऊपर 3 आएंगे ना, उन तीनों में बॉन्ड एंगल इक्वल भी है और 90 के इक्वल भी है, ध्यान दो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात सब लोग को। अच्छा देखो, रोम्बोहेड्रल का एक नाम और है ट्राइगोनल, है ना, इसको ये भी बोलते हैं और इसको ऐसे बोलेंगे ट्राइगोनल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी दोनों नाम लिखे हुए हैं, ध्यान दो। अब देखो इसके बाद में, तो यहाँ तो स्टार्टिंग के 4 समझ में आ गए, है ना। अब मैंने बोला कि ट्राइक्लिनिक जो होगा ये तो सबसे ज्यादा इरेगुलर है ना, सबसे ज्यादा असिमेट्रिकल है। तो असिमेट्रिकल होगा सबसे ज्यादा, तो क्या कुछ भी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है और इवन 90 के इक्वल भी नहीं है, कोई भी 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये देखो रोम्बोहेड्रल जो होता है ना, इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होता है, पर तीनों ही 90 के इक्वल नहीं होते हैं, समझ में आया। अब देखो लास्ट कौन सा बचा है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक तो कैसे याद करोगे, अल्फा और जो गामा होता है इसके अंदर, ये तो 90 की डिग्री इक्वल होता है, पर जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू 90 होता है। बोले आप समझ में आया नहीं आया आपको, बहुत ही आसान चीज़ है, देखो ध्यान दो। बस ये जो बताया आपको, सिर्फ ये याद करने का तरीका है आपका, ध्यान दो, है ना। अगर आप ये याद कर लोगे तो सीधा आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे पूछेंगे विच इज ट्रू फॉर टेट्राहेड्रल, 4 ऑप्शन में आपसे मिलेंगे, 1 2 3 और 4 ऑप्शन देगा आपको। ये देखो कि तो सेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए ना टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ए और बी इक्वल होता है, सी इक्वल नहीं होता है, साथ साथ में जो बॉन्ड है तीनों इक्वल होते हैं, 90 के बराबर भी रहते हैं ना। तो अगर आपको ये टेबल याद रहेगी तो आप इजीली आराम से 4 मार्क्स गेन कर सकते हो ना, क्योंकि फ्री के मार्क्स क्यों छोड़े इनको, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट, अब देखो क्या है ना, ये तो क्रिस्टल सिस्टम बने। अब इसके अंदर मैंने कहा था कि जब एक यूनिट सेल जब बन जाएगा तो उसके अंदर ये फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा अपने पास प्रिमिटिव, एक सेंटर्ड। सेंटर्ड में भी 3 होते हैं, टोटल में कितने हो गए, टोटल में 4 हो गए, ध्यान दो। एक तो प्रिमिटिव और एक कौन सा है इसके अंदर अपने पास, सेंटर्ड। सेंटर में भी 3 है, तो 3 सेंटर के हो जाएंगे, टोटल में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो इनमें आगे फर्दर केसेस बनते हैं, जैसे क्यूबिक के अंदर प्रिमिटिव बन सकता है, बॉडी सेंटर बन सकता है, फेस सेंटर बन सकता है, ऐसे। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। देखो तो इसको बोलेंगे पॉसिबल वेरिएशंस, पॉसिबल
वेरिएशंस। ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो इसके अंदर, इनके अंदर कौन कौन से बनेंगे वो सीखना है। देखो तो इसमें आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है। मोबाइल नंबर याद करते ना, वैसे सिंपल से याद करना है आपको। ये करेंगे 32411121। इन नंबरों को एज ए मोबाइल नंबर आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब आपको पता है कुछ भी हो प्रिमिटिव तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। देखिए प्रिमिटिव बनेगा तभी तो साइड का मोल्ड बनेगा पूरा, वो है ना। लेटेसी कब बनेगा? जब आपका प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। मतलब प्रिमिटिव तो सब में बनेगा, प्रिमिटिव तो सब में बनेगा ही बनेगा। अब अगर प्रिमिटिव, अगर इनमें प्रिमिटिव बन रहा है, इसमें तो एक ही बनना था, वो प्रिमिटिव होगा तो इसका तो काम खत्म हो गया, है ना। ये ओके हो गया। इसमें भी एक ही बना था, प्रिमिटिव बन गया, ये भी ओके हो गया। एक ही बना था, प्रिमिटिव बन गया, ये ओके हो गया। अब ये 4 है, अब टोटल 4 ही पॉसिबल होते हैं। ध्यान दो, टोटल 4 ही पॉसिबल होते हैं और यहाँ पे चारों बनने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब इसमें प्रिमिटिव भी बनेगा, फेस सेंटर भी बनेगा, बॉडी सेंटर भी बनेगा, एंड सेंटर भी बनेगा। बोले यहाँ तो बस समझ में नहीं है आपको, ठीक है। अब आ गए इसके अंदर फर्स्ट वाला क्यूबिक वाला। तो क्यूबिक में क्या होता है, देखो ध्यान से। क्यूबिक के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि एंड सेंटर कभी नहीं बनता है। क्यूबिक में एंड सेंटर नहीं बनेगा, ध्यान दो। तो इसके अंदर क्या होगा? फेस सेंटर बन जाएगा, फेस सेंटर बन जाएगा, बॉडी सेंटर बन जाएगा, एंड सेंटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो ध्यान दो। जैसे आप इमेजिन करो, ये एक क्यूब है ना, ध्यान दो। ये क्यूब है मान लो, इसके हर कोने पर प्रिमिटिव बना दो इसको पहले ना। हर कोने पर क्या है? एक एक एटम है। अब एंड सेंटर क्या होता है? एंड सेंटर बोलता है, अभी सारे जो एटम्स है ना, सुन लो पहले, सारे एटम्स जो है ना, सारे ये एक दूसरे टच है, टच है, ठीक है। अब एंड सेंटर ये बोलता है कि कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे एटम होंगे। मान लो एक एटम यहां रख दिया, एक एटम यहां रख दिया, ठीक है। यहां पे और यहां पे एटम रख दिया। एक बात आओ, अगर मैं यहां पे एटम रखूंगा तो ये जो 4 एटम जो पहले टच थे, एटम रखूंगा यहाँ पे, तो क्या ये एटम जो चारों कोने वाले थे तो दूर दूर हो जाएंगे? नॉर्मल सी बात है ना भाई। अगर 4 एटम पहले कोने में लगे रखे में, तो बीच में उसी साइज का एटम थोड़ा आ जाएगा, उसी साइज का एटम रखना पड़ेगा। तो ये एटम तो दूर हो जाएंगे, ये भी दूर होगा, ये भी दूर होगा, ये भी दूर, ये भी दूर, ऐसे ये सारे दूर हो जाएंगे। और ऐसे यहाँ पे रखूंगा एटम, तो ये पहले छोटा था एटम, तो ये भी सब दूर हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों फेस तो बढ़ गई, पर ये वाली फेस तो सेम रह गई ना। तो अगर ऐसा होता तो क्यूब तो बनेगा ही नहीं। क्यूब का मतलब ये होता है कि सारी एजेस जो होती है वो सेम होनी चाहिए। देखो क्यूब का मतलब क्या होता है? सारी एजेस सेम होनी चाहिए। और जब इसमें यहाँ पे एटम रखूंगा मैं, तो एटम रखने पर ये वाली एजेस जो होंगी ये बड़ी हो जाएंगी। बड़ी होने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर एंड सेंटर नहीं बनेगा। अगर बड़ी हो गई तो वो क्यूब बचेगा ही नहीं। क्यूब की प्रॉपर्टी है ये कि सारी एजेस सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे फेस सेंटर और बॉडी सेंटर बनेगा, एंड सेंटर नहीं बनेगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, रट लो इसको। क्या रटोगे? कि आपका एंड सेंटर नहीं बनता है, इसके अंदर सिर्फ फेस सेंटर बनता है और बॉडी सेंटर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा ये और ये, मतलब टेट्राहेड्रल बचा है और कौन सा बचा है? मोनोक्लिनिक बचा है ना। तो इसमें होगा BC, इसमें होगा EC, बस खत्म। ये वाला कैसे याद होगा? BC EC, अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद कर लो, याद हो जाएगा सिंपल। टोटल में काउंट करोगे ना तो टोटल ये 14 होंगे। तो टोटल जो होंगे ना, टोटल 14 होंगे। ध्यान दो, अभी 14 जो होते हैं ना, ये इन 14 को बोलते हैं ब्रेविस लेटिस। देखो टोटल जो है वो 14 ब्रेविस लेटिस पॉसिबल्स हैं। मतलब कुल मिला के ये 14 जो ब्रेविस लेटिस बने हैं, इन्हीं से क्या बनेगा? आपका सॉलिड बनेगा। क्लियर बात सब लोगों को? ब्रेविस है ये साइंटिस्ट का नेम है, उस पर रखा गया है। क्लियर सबको बात? देखो तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया, जो आपको याद रखना है वो ध्यान से देखिए। इसके साथ एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी गिवन है, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये चीजें हैं ये बस इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। ध्यान दो, मैंने बताया कि क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो 7 टाइप्स का होता है। उसके बाद के AB एज लेंथ पे रिलेशन चाहिए और एंगल में रिलेशन चाहिए। एज लेंथ रिलेशन निकालने में बहुत ही आसान है। पहले सब सेम हो जाएंगे, फिर एक बिगड़ेगा, फिर 2 बिगड़ेगा, सब बिगड़ जाएंगे, फिर दोनों ठीक हो जाएंगे। लास्ट के दोनों जो रहेंगे पूरे बिगड़े रहेंगे, कुछ भी इक्वल ही रहेगा। फिर मैंने बताया कि आपको अगर इंटरएक्सियल एंगल्स की बात की जाए तो हेक्सागोनल में क्या होता है? 2 एंगल होता है 90, एक होता है 120 पे। ऊपर जितने भी रहेंगे सब इक्वल रहेंगे, 90 के बराबर रहेंगे। नीचे जितने रहेंगे, नीचे 3 बचेंगे ना। तो ये ट्राइक्लिन का सोचना ही नहीं है, सबसे अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, 90 के इक्वल भी नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखिए इसके बाद
अगर बच्चे ये दोनों तो ना रोम्बोहेड्रल जो होता है उसमें सब इक्वल तो होते हैं पर 90 के बराबर नहीं आते हैं, उससे बाद में जो होगा वो अल्फा और गामा जो होगा ये 90 रहेगा, पर बीटा जो रहेगा वो 90 के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने कहा आपको नंबर याद रखना है, वो होता है 3251121 है ना। तो अगर बात की जाए प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव सब में होगा ही होगा। अब प्रिमिटिव जब करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचेंगे बाद में वो बचेगा आपके पास ऑर्थोरॉम्बिक। देखो ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होता है कि ये चारों जो होंगे ना ऑर्थोरॉम्बिक में 4 बनेंगे और 4 ही सब टोटल केस होते हैं, तो मतलब ये चारों के चारों इसमें आ जाएंगे। अब बचेगा 3 और 2 और ये 2। अब मुझे पता होना चाहिए कि क्यूबिक के अंदर कहीं भी एन सेंटर नहीं बनेगा, एन सेंटर बनाओगे तो क्यूबिक बचेगा ही नहीं, वो तो ये फेस प्रिमिटिव, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। अब बचेगा ये कौन से बचेंगे, लास्ट के 2 टेट्राहेड्रल बनेंगे और मोनोक्लिनिक बचेगा। तो बस दोनों में कुछ नहीं करना है, इसमें बीसी करना है, इसमें ईसी करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर बात सब लोगों को? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और इन सबको बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस। टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। ध्यान दो, अब देखो इसके बाद में देखो, अब ये बेसिकली चैप्टर अपना चालू होगा, है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्या मैं बोल रहा था पहले कि इसमें इमेजिन करना पड़ता है, तो क्या इमेजिन करना है, कैसे इमेजिन करना है, ये आपको सारा अब ये चालू करेंगे। अब थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा कम हो गया है इसके अंदर, अब आगे आपको समझना पड़ेगा कि इमेजिन करना पड़ेगा कि समझ लो अपन एक क्यूब में बैठे हैं, आप जो इस कमरे में बैठोगे वो क्या है होगा, क्यूब होगा। अब क्यूब नहीं होगा तो कंसिडर कर लो कि आप एक क्यूब रूम में बैठे हो। ठीक है, तो अपन पहले बोर्ड पे एक क्यूब बनाते हैं। देखो क्यूब बनाने का बेस्ट तरीका देखो क्या है, हर जगह अगर बराबर बराबर साइड छोड़ोगे तो बहुत अच्छा क्यूब बनेगा। मेरा इतना अच्छा नहीं बना है अभी। ठीक है, देखो ध्यान से। इसके बाद देखो कैसे करना है आपको, आप मुझे बताइए टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं। अब अपन इससे कुछ डाटा पढ़ेंगे, आपको एक क्यूब का सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ध्यान दो, एक क्यूब के अंदर अगर मैं बात करता हूं कॉर्नर की, कॉर्नर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं बताइए। टोटल कॉर्नर एक क्यूब के अंदर होते हैं 8। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 8 हो गए। अब बात करते हैं इसके कितने फेस होते हैं। तो अगर फेसेस की बात करेंगे, फेसेस बात करेंगे तो टोटल फेस होते हैं 6। दो कैसे, लेफ्ट राइट 2 हो गया, टॉप बॉटम 4 हो गए, एक आगे का फेस है एक पीछे का फेस है, फ्रंट और बैक। टोटल फेस कितने हो गए, 6 हो गए। देखो ध्यान दो, है ना, 1 1 इसके पीछे 2 है ना, यहाँ पे कौन सा है 3 4 5 और 6। तो टोटल कोई भी एक क्यूब रहेगा तो उसमें कितने फेस रहेंगे, 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात सबकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी एजेस की। अगर मैं बात करता हूं एजेस, टोटल एजेस कितनी होंगी, है ना, एक क्यूब में देखो एजेस कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल एजेस रहेंगे अपने पास 12। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से समझ लो, ये क्यूब है अपने पास, ये क्यूब है अपने पास, आप इस रूम में बैठे अंदर बैठे मान लो अपना। देखो आपके ऊपर जो रहेगा उसमें 4 एज रहेंगी, 1 2 3 4, आपको ऊपर 4 एज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर जहां बैठे हो यहाँ पे उसके साइड में ऐसे 4 एज होंगी, 1 2 3 4, 4 एज यहाँ पे होगी, और आपके नीचे भी कोने में 4 एज होंगी, 1 2 3 4। तो क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा। बोले यहां तक क्लियर हो सब लोगों को? ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये हो गए एजेस। देखो अब ऐसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होंगे। तो फेस सेंटर क्या होता है, हर एक फेस के जो बीच में होता है इसको फेस सेंटर बोलते हैं। ये पूरा फेस है और बीच में जो रहेगा फेस सेंटर, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं अपने पास
6, तो फेस सेंटर भी कितने होंगे 6। टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर कितने होंगे 12 हो जाएंगे, है ना। और कॉर्नर, तो कॉर्नर पे एटम रहेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को। अब देखो, अब निकालना है आपको नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स। टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल निकालना है क्यूब के अंदर। ध्यान दो, अगर ये एक फेस है, इसमें फेस डायगोनल का मतलब होता है कि एक डायगोनल आपको ड्रॉ करना है जो फेस के अंदर, फेस सेंटर से पास हो। देखो, तो एक तो डायगोनल ये हो जाएगी, एक डायगोनल ये हो जाएगी, मतलब एक फेस पे 2 डायगोनल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ देखो आपको, कि एक अगर आपका फेस होगा तो इस पे 2 डायगोनल, एक डायगोनल और 2 डायगोनल। टोटल फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 × 2 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे। क्लियर बात सब लोगों को। अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, तो ये कितने होंगे, देखो ध्यान दो। देखो आप खुद इमेजिन करो कि मान लो ये रूम है आपके पास ना। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कि आपका जो डायगोनल होगी वो बॉडी सेंटर से पास होगी। तो मान लो एक यहाँ पे, यहाँ से लेके इस वाले कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से यहाँ पे हो गया 2, एक नीचे से यहाँ पे 3 और एक नीचे से यहाँ पे 3, एक यहाँ से यहाँ पे 4। टोटल मिला के 4 ही बॉडी डायगोनल होंगी। देखो ध्यान दो, कैसे ध्यान दो, यहाँ से 6 से लेके 3 पे आ रहे हैं, एक आगे ही 8 से लेके 1 पे आ रहे हैं, ये दूसरा सेकंड देखो, है ना, ये हो गए। अब ऊपर वाले 2 काउंट कर लो, यहाँ से 2 से 7 पे आएंगे एक, ये 4 से 5 पे आएंगे 2, ये मतलब टोटल मिला के 4 ही बॉडी डायगोनल पॉसिबल हैं एक क्यूब के अंदर। ध्यान दो, आप जिस रूम में बैठे हो तो साइड में ऊपर 2 कॉर्नर है, एक यहाँ से लगेगा 1 और ये 2, बस अभी इन दोनों का हो चुका है, इन दोनों के साथ में वो दोनों भी कवर हो चुके पहले। अब नीचे देखो, यहाँ से 1 और 2, तो इन दोनों के साथ में वो दोनों कवर हो चुके हैं, तो इन दोनों के 4 कवर हो चुके हैं। टोटल मिला के 8 पॉइंट्स होते हैं, तो 8 के 8 कवर हो चुके। ध्यान दो, तो आप किसी भी एक फेस को उठा लो जिसके आपके पीछे फेस में, तो इसमें आपको 2 ऊपर से 2 नीचे, टोटल 4 बॉडी डायगोनल ही पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 बॉडी डायगोनल। बोलेगा समझ में आई नहीं आई, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निकालना है डिस्टेंस। अच्छा पहले एज लेंथ देखो, एज लेंथ की बात करेंगे। एज लेंथ में ए मान रहा हूं, ए का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, एक जो एज है ना वो ए है। ध्यान दो, अगर एज लेंथ ए हो जाएगी इसके अंदर तो आपसे बोलेगा कि बॉडी डायगोनल बता कितना होगा, डायगोनल लेंथ इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ बताना है आपको। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, अगर मैं ऊपर वाले फेस को लूं, है ना, टॉप वाला जहां पे टी लिखा है ना, टॉप वाला फेस लिया देखो मैंने, तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। है ना, तो आपको ये ट्राइंगल दिखा दे रहा होगा। ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर बात सब लोगों को। जिसके अंदर क्या है, ये है ना, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना। तो बताओ ये इसकी डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी ए है क्योंकि ये भी तो एज ही है, ये एज हो गया, ये एज हो गया, है ना। तो ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √2a आ जाएगा। ऐसे निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, a² + a², ये दोनों कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2a², तो क्या आ जाएगा √2 और a आ जाएगा बाहर। क्लियर आपको। तो बॉडी डायगोनल कितना आ जाएगा, बॉडी डायगोनल हो जाएगा आपके पास √2 और a। बोला समझ में आई नहीं आई, सिंपल सी बात है। किसी भी फेस पे जो डायगोनल होगा इसकी लेंथ निकालनी है, 2 जो कोने हैं वो a हैं, तो इसका जो बॉडी डायगोनल है वो आएगा √2a। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट आपको निकालना है, सॉरी ये जो है ना डिस्टेंस है ना, ये फेस डायगोनल की लेंथ है ना, फेस सॉरी, है ना, फेस डायगोनल की लेंथ निकाली, बॉडी डायगोनल लेंथ निकालेंगे। फेस डायगोनल होता है ना, फेस से पास हुआ है। अब बॉडी डायगोनल तो क्या होता है, वो बॉडी से पास होगा। ध्यान दो, बॉडी डायगोनल जो होगा वो बॉडी से पास होगा, है ना। देखो बॉडी से पास मतलब बॉडी सेंटर से पास होना चाहिए। देखो तो मान लो इसके अंदर पूरा बॉडी सेंटर, मान लो बीच में मैंने यहाँ पर आता हूँ बॉडी सेंटर में, इस पूरे के बीच में मैंने यहाँ पे एक बॉडी सेंटर बना दिया। क्लियर बात सब लोगों। अब एक अपने को ऐसा ट्राइंगल लूंगा जो बॉडी सेंटर से पास होगा। देखना कैसे,
देखो मान लो ये जो है 4 नंबर 4 एटम और 7 एटम को ज्वाइन करूंगा, तो ये इस बॉडी सेंटर से पास होके जाएगा। ठीक है, ये गया बॉडी सेंटर से पास होके, एक एज आ गई ये, और एक आ गया फेस डायगोनल। तो ये 3 दिख रहा है, ये 3, ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कैसे, मैं एक और ट्राइंगल दिखा रहा हूं, देखो आपको, ये भी एक ट्राइंगल है 90 डिग्री। सही है। अगर ये बॉडी डायल, तो मैंने कहा था कि फेस डायल कितना आ चुका है, √2a आ चुका है, और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, ये a है। देखो मैं इसको अलग से निकाल दिखाता हूं आपको, ये ऐसे है बेसिकली, है ना। तो ये यहां से यहां तो क्या हो गया, √2a हो चुका है, यहां से यहां तक a हो चुका है। अब बात बची इसकी, है ना। तो ये जो लेंथ आएगी, ये क्या है, तो पाइथागोरस से लगाओगे इसके अंदर, तो क्या आएगा, देखो ये आएगा रूट, इसका स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर, और फाइनली क्या आ जाएगा, √3a स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा √3 और a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 और a। मतलब बॉडी डायगोनल जो होता है वो तो √3 होता है ना। फेस डायगोनल जो होता है वो होता है √2a होता है। यहाँ तो बात समझ में आई आपको। आगे बोलेंगे बॉडी सेंटर, तो एक बॉडी एक क्यूब के अंदर केवल एक ही बॉडी सेंटर पॉसिबल है। तो अगर बोलूंगा बॉडी सेंटर कितने होते हैं, वो होते हैं 1। क्लियर बात सब लोगों को। देखो तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स बताया, इन पॉइंट्स को मैं आगे बार बार यूज में लूंगा। तो यहाँ पे ये चीज यहीं पे ही क्लियर होनी चाहिए आपके बस ना। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो वापस इस वीडियो को जहाँ चालू किया था उसको वापस देखो। देखो कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले बताया मैंने कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, जो एक फेस पे एक फेस सेंटर होता है, तो फेस सेंटर हो जाएंगे 6, एज सेंटर कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। फेस डायगोनल की बात करेंगे तो एक फेस पे 2 डायगोनल्स है, टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 12 हो जाएंगी। अगर बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, एक क्यूब में 4 ही होते हैं। फिर बात की जाएगी फेस डायगोनल की, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल होता है √3। ये सब रटे होने चाहिए फटाफट से आपको ना। और बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब देखो समझना है इसके अंदर कि जो ये कॉर्नर्स जो होते हैं, कॉर्नर, ये कॉर्नर हुए, ये फेस हुआ, ये एज हुआ, ये बीच में बॉडी सेंटर हुआ, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन से मतलब, जैसे एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे, है ना, फेस पे एक एटम रख रखा है ना, फेस पे एक एटम है, तो आधा तो इसके अंदर है एटम और आधा इसके बाहर है एटम, है ना। तो इसका मतलब इसका इस क्यूब के अंदर उस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा, है ना। इसी बात को समझाने के लिए, अभी समझाया नहीं मैंने आपको, इसी बात को समझाने के लिए अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। ध्यान दो, तो पहले मैं एक लैटिस बनाऊंगा ना, अपन एक क्यूब बनाते हैं। है ना, सबको क्यूब दिखाई दे रहा है। ये मान लो इस क्यूब को मैंने यहां से बीच से काट दिया। ध्यान दो, इस क्यूब को मैं बीच से काटूंगा, तो ये बीच से तो कैसे कटेगा, ठीक है। इस क्यूब को मैंने बीच से काट दिया। अब मैंने इसको पहले ऐसे काटा, अब मैं इसको ऐसे काटूंगा। पहले ऐसे काट दिया, अब मैं इसको ऐसे काटूंगा। देखो और लास्ट मैंने इसको काटा ऐसे ही हूं। ठीक है, ध्यान दो। अब इन तीनों को ज्वाइन करूंगा। देखो मैं ब्लैक और लास्ट ब्लू। ठीक है, अब आपको इसके अंदर 8 क्यूब दिखने चाहिए।
ध्यान दो, अब आपको इसके अंदर 8 क्यूब दिखाई देने चाहिए। देखो कैसे है ना, ये एक क्यूब है, इसको मैंने जब 3 जगह से काटा तो ये 8 क्यूब बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे स्टार्टिंग के साइड में एक क्यूब है ना, नीचे एक क्यूब, पीछे एक क्यूब, 2 3 4, और ऐसे 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मैं हर क्यूब के हेड पर एक नंबर लिख रहा हूँ। ये क्यूब नंबर 1 है, ये क्यूब नंबर 2 है, क्यूब नंबर 3, क्यूब नंबर 4, क्यूब नंबर 5, क्यूब नंबर 6, क्यूब नंबर 7, क्यूब नंबर 8। ठीक है, ध्यान दो, आप देखो है ना, ये टोटल मिला के 8 क्यूब्स हैं। क्यूब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर सबको बात, ध्यान दो। अब मैंने एक एटम रख दिया इसके बिल्कुल सेंटर पे, अपन कंट्रीब्यूशन सीख रहे हैं, ध्यान दो। पहले एक एटम रख दिया बिल्कुल सेंटर पे रख दिया इसके। देखो अब अगर मान लो मैंने बोला कि क्यूब 1 ले रखा है, फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कॉर्नर, तो क्यूब 1, अब क्यूब 1 जो है उसको आप इमेजिन कर रहे होगे, तो क्यूब 1 तो आई की साइड है। इस क्यूब 1 के लिए ब्लैक डॉट क्या है, इस क्यूब 1 के लिए ब्लैक जो डॉट है, ब्लैक एटम बनाया, ये क्या है, इस क्यूब 1 के लिए ब्लैक एटम है कॉर्नर। ध्यान दो है ना, ये तो आगे है, क्यूब तो आगे, यहाँ पे जो ये एटम जो है ये क्या है, कॉर्नर है ना। और कॉर्नर तो आप देखो, अगर ये एटम बीच में है तो ये एटम कितने क्यूबों से घिरा हुआ है, मतलब कितने क्यूब मिलके इस एटम को बना रहा है। देखो ध्यान दो, नीचे 4 क्यूब है, ऊपर 4 क्यूब है, ये चारों 8 के 8 क्यूब मिलके इस एटम को बना रहे हैं, है ना। ध्यान दो, 8 क्यूब मिलके एक एटम को बना रहे हैं, है ना, और किसी में ज्यादा कम भी नहीं है, सब में बराबर है। इसका मतलब एक क्यूब में कितना आएगा, एक क्यूब में 1/8 आएगा। ध्यान समझो, 8 क्यूब मिलके इस एक एटम को बना रहे हैं, तो एक क्यूब में कितना आएगा, 1/8 आएगा। इसका मतलब कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ जो कॉर्नर रहेगा वो रहेगा 1/8। बोलो बात समझ में आई सबको। सेकंड देखो, सेकंड है अपने पास, अगर मान लो सेकंड पढ़ते हैं फेस, है ना, सेकंड पढ़ते हैं फेस सेंटर। देखो अगर मैं एक क्यूब बोलूं, मतलब क्यूब दो कौन सा है इस बार, क्यूब है 1, 2, 3, 4। ध्यान दो है ना, ये चारों मिला के, नीचे और 4 मिला के ये एक ही क्यूब है मान लो। ध्यान सुनो, ये 4 नीचे 4 जो है ना, ये अलग अलग 4 क्यूब नहीं है, चारों नीचे के 4 मिला के एक ही क्यूब मान लो। तो नीचे एक क्यूब हो गया, ऐसा कैसा एक ऊपर क्यूब हो गया। ध्यान दो, अगर ये नीचे वाले चारों एक ही क्यूब हैं तो ये ब्लैक वाला डॉट है, ये आपको फेस सेंटर पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से आप इस, अगर नीचे वाले चारों अगर एक ही क्यूब हैं तो ये जो एटम है ब्लैक एटम, ये आपको फेस सेंटर पे दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा एक क्यूब नीचे है, एक क्यूब ऊपर है, बड़ा वाला क्यूब हो चुका है ये, है ना। तो 2 क्यूब मिला के एक एटम बना रहे हैं। ठीक है, अगर 2 क्यूब मिला के, अगर ध्यान दो 2 क्यूब मिला के एक एटम बना रहे हैं, तो एक क्यूब में कितना आएगा, 1/2। इसका मतलब ऐसे बोलेंगे अपन कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को। नेक्स्ट देखो, इसके बाद थर्ड अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर कॉर्नर हो गया, फेस सेंटर हो गया, थर्ड पढ़ते हैं अपन एज सेंटर, है ना। थर्ड है अपने पास एज, थर्ड एज सेंटर। देखिए यहां से बहुत इजी है। देखो अगर मान लो मैंने बोला कि क्यूब जो है आपके पास, क्यूब वो है आपके पास एज पे लेना है, इसको एज पे लेने के लिए काम करते हैं। देखिए इसको अपने को अगर एज पे लेना है, हाँ देखो ध्यान से, अपन एक काम करते हैं, क्यूब 1 और 2 को मिला के एक क्यूब बनाते हैं। ध्यान सुना, देखो 1 और 2 मिला के एक क्यूब बनेगा, तो ये पूरा एक क्यूब है। अगर ये पूरा क्यूब है तो ये एटम कहां पे आ रहा है, ये एटम आ रहा है एज सेंटर पे। ध्यान दो वापस, 1 और 2 और एक क्यूब है, 1 और 2 क्यूब है, तो ये एज सेंटर पे आ रहा है। तो ऐसे एक ऐसे थोड़ा बड़ा क्यूब हो चुका है ना, एक क्यूब नीचे, एक क्यूब 2 3 4, टोटल 4 क्यूब मिलके एक एज सेंटर बना रहे हैं। इसका मतलब एक में कितना आएगा, 1/4 आ गया। इसका मतलब ऐसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर जो होता है वो कितना होता है, 1/4 होता
है ना। इन चीज़ों को एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये डायरेक्टली बताई गई हैं, है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप बाद में इजीली यूज़ कर पाओ उसको ना, ठीक है। लास्ट जो फोर्थ हो गया वो कौन सा होता है, बॉडी सेंटर। ध्यान दो, अगर मैं आपको क्यूब बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये सारे मिला के एक क्यूब हो, ध्यान दो ये सारा ही एक क्यूब है, मान लो अगर सारा ही एक क्यूब है, अब जो ब्लैक डॉट है ना, ये ब्लैक डॉट ये बिल्कुल इस पूरे क्यूब के सेंटर पे है, मतलब ये बॉडी सेंटर पे है ना। तो अगर पूरा बॉडी सेंटर पे है तो ये अभी कहीं से भी कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये जो एटम है कहीं भी शेयर नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ जो बॉडी सेंटर रहेगा आपके पास, ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा 1 रहेगा। बोले बात समझ में आई नहीं है आपको, तो मैंने आपको ये इस फिगर की हेल्प से समझाया कि जो कॉर्नर होगा 1/8 रहेगा, फेस 1/2, एज 1/4 और बॉडी सेंटर जो रहेगा ये कितना रहता है, 1 रहता है। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर इसमें बात करें, अगर अपन रूम, आप जिस रूम में बात करोगे, आप जिस रूम में बैठे होगे उसमें मान लो यहाँ पे एक एटम है, अब ये जो एटम रहेगा ना, ये 4 कमरे तो नीचे ऐसे अगर आप क्यूबिकल अगर 4 क्यूब बनाओगे तो 4 क्यूब तो नीचे आ जाएंगे, 4 क्यूब ऊपर आ जाएंगे, तो टोटल 8 क्यूब मिला के ना, 8 क्यूब मिला के ये एक एटम पूरा आ रहा होगा। तो अपने वाले कमरे में कितना है, अपने वाले कमरे में आया 1/8, तो यहां से 1/8 आया, सिंपल। सेकंड देखो फेस सेंटर, अगर यहाँ पे फेस पे एक एटम है तो आधा इसके अंदर होगा आधा इसके बाहर होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, सिंपल। थर्ड देखो एज सेंटर, एज सेंटर मतलब मान लो एज पे एक एटम है, तो ये इसका अंदर 1/4 आएगा, इसके इधर 1/4 1/4 1/4, मतलब कि यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे एटम रहेगा, तो ये चारों कोने में आएगा ना, चार क्यूब मिलके इसको एक को बनाएंगे, तो एक में कितना आएगा, 1/4। और बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर, इसके अंदर एक बॉडी सेंटर रहेगा पूरा, तो पूरे अंदर एक ही बॉडी सेंटर, एक ही पूरा है, कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब इसका जो बॉडी सेंटर जो आएगा, कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका 1 रहेगा। क्लियर बात सब लोगों को यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, ध्यान दो, देखो अब जब देखो अब जो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इसका आर्टिकल नंबर है आपका 1.5, है ना, ये आर्टिकल नंबर 1.5 पे पहुंच चुके अपन। ध्यान दो, अब ध्यान से आ गए। इसके बाद देखिए, अब नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल निकाल दो, यूनिट सेल के टाइप पता है अपने को, तो उन सब में निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन निकालेंगे सिंपल क्यूब, जो प्रिमिटिव ना, प्रिमिटिव उसको सिंपल यूनिट सेल ही बोलते हैं, उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दो, देखो अपने को जो पढ़ना है ना उसमें अपन 90% टाइप क्यूबिक पढ़ेंगे और 10% पर पढ़ेंगे अपन हेक्सागोनल, जो आगे पढ़ाया जाएगा ना। तो हमने बेसिकली क्यूबिक के ही यूनिट सेल्स देखने हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट देखो कैसे है, क्यूबिक और यूनिट सेल बोला, सिंपल मतलब प्रिमिटिव वाला मतलब कि एटम्स कहाँ है प्रिमिटिव के अंदर, ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर्स, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, टोटल नंबर लेटेस्ट पॉइंट हो जाएंगे 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो जाएंगे। क्लियर सब लोगों को, टोटल नंबर लेटेस्ट पॉइंट हो चुके हैं। अगर बोलूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, इसको बोलते हैं Z, है ना। और Z का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इंटू उसकी कंट्रीब्यूशन, है ना। ध्यान दो, अब लेटेस्ट पॉइंट तो कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, 8 हैं,
और 8 के 8 क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना लिखा है मैंने 1/8, टोटल कितना हो गया 1। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का z की वैल्यू 1 होती है। z होता क्या है, z होता है नंबर ऑफ एटम इज इन 1 यूनिट सेल। मतलब इस पूरे एक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं सारे एटम्स को कंट्रीब्यूशन जोड़ूं तो टोटल मिला के एक ही आएगा, क्योंकि ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इनटू कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आपको सबको, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है। सेकंड देखो, सेकंड करेंगे अपन फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दो, देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कॉर्नर, मैंने कहा था फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर पे तो सोचना ही नहीं आपको, तो कॉर्नर पे तो हमेशा रहेंगे, कॉर्नर हो गया, और प्लस कहाँ हो जाएगा, फेस सेंटर्स पे भी होंगे। फेस सेंटर मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक, है ना, ठीक है। तो अगर लेटेस्ट पॉइंट्स की बात करेंगे, अगर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट बोलूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 8 तो कॉर्नर हो गए प्लस 6 फेसेस हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14। अगर बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, अगर z की बात करेंगे तो z क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इनटू कंट्रीब्यूशन, लोन पेयर के सॉरी नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, तो कितने हो गए 8 इनटू इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, है ना। और ये क्या है, 6 कौन से फेस थे, तो 6 फेस, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। बोले समझ में, सबको सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में थर्ड था अपने पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे अगर अपन, देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बॉडी सेंटर मतलब एक बिल्कुल सेंटर में एटम रहेगा, ठीक है। तो इसमें लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे, लेटेस्ट पॉइंट आ जाएंगे इसके अंदर 8 + 1 9, ये तो कॉर्नर के आगे और ये बॉडी सेंटर के आगे। अगर बोलूंगा z की वैल्यू तो कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1 होता है, टोटल हो जाएगा 1 + 1 2। बोले यहाँ तो बात समझ में है सब लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो अगर मैं बोलूँ एज सेंटर, तो हालांकि एज सेंटर कुछ चीज़ होती नहीं है, पॉसिबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि इसकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ही पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। फिर भी मैं आपको लिखाता हूँ, देखो ध्यान दो, अगर पूछ लिया जाएगा, हाइपोथेटिकली पूछ लिया जाए आपसे, थर्ड फोर्थ पूछा जाए आपसे कि एज सेंटर्ड की बात करेंगे तो क्या होगा एज सेंटर्ड में, है ना, सारे कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान दो, कॉर्नर पे तो सोचना ही नहीं है, कॉर्नर पे तो एटम्स रहेंगे ही रहेंगे, साथ में एजेस पर भी आएंगे। एजेस मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ में आपको, हर एज पर आ चुका है। देखो ध्यान से, अगर इसके बोलूंगा लेटेस्ट पॉइंट बोलूंगा तो लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 तो कॉर्नर हो गए प्लस 12 कितने हो जाएंगे, फेस हो जाएंगे, टोटल कितने जाएगा, लेटेस्ट पॉइंट मींस 20, है ना। और बोल अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, z की बात की जाएगी तो 8 × 1/8, क्योंकि ये क्या थे, 8 जो थे ये क्या थे, कॉर्नर्स थे, और ये हो जाएगा 12 × 1/, एक एच कितना होता है 1/4 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 3 = 4। बोले बात समझ में आई नहीं आप लोगों को, है ना। तो एच सेंटर में क्या आएगा आपके पास, अगर लेटेस्ट पॉइंट बोलेंगे तो एंड तो कितना आएंगे 20, z बोलेंगे तो 4, है ना। बाकी है ना, क्यूबिक यूनिट सेल की बात की जाए तो क्यूबिक यूनिट सेल में पॉसिबल 3 ही है। कौन कौन से हैं, एक तो है सिंपल जो प्रिमिटिव वाला था वो, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा बॉडी सेंटर। इसलिए एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे हैं आपको, क्लियर बात चलो। बाकी हाइपोथेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है इसमें क्यूबिक यूनिट सेल में आपको वो एन सेंटर पूछ सकता है। वो तो एन सेंटर पूछोगे तो एंड में कितने आएंगे, 8 तो कॉर्नर हो जाएंगे, 2 फेस, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो कितना होगा, 8 × 1/8, तो 1 तो उसके हो गए, और 2 फेस के, एक फेस का हाफ होता है, हाफ वो हाफ 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा उसका, है ना। पर वो पॉसिबल नहीं है, पर अपना अपन आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है वो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन करेंगे अपन इस पे। अब देखो, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए और बी वेयर। ध्यान दो, है ना, एक सॉलिड है जिसके अंदर ए और बी है, मतलब मान लो ये एक सॉलिड है, इसके अंदर ए और बी है। अब बताएगा ए कहाँ कहाँ पे है, बी कहाँ कहाँ पे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा था एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनो। देखो इसलिए कि ए तो कॉर्नर पे मौजूद है और बी किस पे, फेस सेंटर पे। ध्यान दो, तो कॉर्नर पे होगा, ध्यान दो, तो कॉर्नर कितना होगा 8 होगा, 8 × 1/8, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका 1 हो गया।
और बी कहाँ होगा, बी होगा फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब जो ये वैल्यू आई है ये ए के नीचे लग दो, ए के नीचे 1 आ जाएगा, बी के नीचे 3 आ जाएगा। क्या ये ए और 3 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, है ना, इसके तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो क्या एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा, ए बी 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद में अगर ए बोला कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे तो कितना होता है, वही 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। और बॉडी सेंटर कितना होता है, बॉडी सेंटर होता है 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो अगर ए बोला है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर कितना होगा, 8 × 1/8 बोलेंगे तो कितना एक्जैक्टली 1 आ जाएगा। और बी बोला है ये 2 अपोजिट फेस सेंटर देना, तो बी जो होगा ये 2 फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपके पास। ये देखो नेक्स्ट देखो ए बोला है इसको आपको कि कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर पे भी है, तो कैसे आएगा ये आएगा ए हो जाएगा कॉर्नर मतलब 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर देखो 6 × 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 3 हो जाएगा 4। और बी जो है बॉडी सेंटर कितना होता है, एक ही होता है बॉडी सेंटर का, और कंट्रीब्यूशन भी इसका 1 ही होता है, प्लस एच कितने होते हैं 12 होता है, कंट्रीब्यूशन 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 ये भी 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा A4 और B4, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी AB ही आ जाएगा। समझ में आपको। नेक्स्ट देखो इसके बाद में अगर बात करेंगे इसकी, तो A होता है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर फिर से 8 × 1/8 प्लस 2 फेस सेंटर 2 × 1/2, तो ये जाएगा 1 + 1 2। अगर B की बात करें, B बॉडी सेंटर मतलब 1 × 1 प्लस 4 एजेस, तो 4 × एज कितना होता है 1/4 होता है ना। तो ये कोइंसिडेंटली ये भी कितना आ गया 2, तो क्या होगा A2 और B2, A2 B2 का कैसे बोल सकते हो आप, AB। बोले बस समझ में आई नहीं है आप लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है ये। इसमें क्वेश्चन बताया जाता है कि अगर ए जो है, ए और बी को आपको लेटेस्ट पॉइंट बताए जाएंगे कहाँ कहाँ मौजूद है, आपको फाइनली फॉर्मूला निकालना होता है इसके अंदर। क्लियर है बात सब लोगों को यहाँ तक, है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन अब इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब अपन करेंगे इसके इंटेक्स क्वेश्चंस, है ना। तो देखो 10.1.10 जो है वो तो बोलता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटेस्ट पॉइंट। तो हमने पता है लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, देखो ध्यान से, जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल आयन रखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं लेटिस पॉइंट, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट था अपने पास नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। नॉर्मल सी बात है, पैरामीटर्स टोटल 6 होते हैं, 3 तो होते हैं एजेस ABC और 3 होते हैं एंगल्स अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद बोला कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, मतलब जो मैंने आपको ABC लिखा है, ABC में रिलेशन लिखा है और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाला है, वो पूछ रहे हैं ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा हुआ है और ये बस आपको उनके रिलेशन बताने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में क्या होता है, ए और बी इक्वल होता है, सी इक्वल नहीं होता। और अगर एंगल्स की बात की जाए तो अल्फा और बीटा कितना होता है, 90 डिग्री इक्वल होता है और जो गामा होता है 120 होता है। ठीक है, बस ऐसे ही बताना है सारे इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। कॉर्नर में कितना होता है, हाउ मच, अच्छा ओके, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। तो कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन पूछा गया ना। तो कॉर्नर का होता है 1/8, बॉडी सेंटर का होता है 1, बस ये 2 ही पूछे गए ना। अपने को सारे पता है, अपने सारे इसको पढ़ लें। कॉर्नर का 1 होता है, बॉडी सेंटर का 1 होता है, कॉर्नर का 1/8, फेस सेंटर का 1/2 और एज सेंटर का 1/4 होता है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिमूवल क्वेश्चंस, मतलब जो अपन ने एटम्स बनाए हैं, कोई लेटिस बन चुका है, जैसे लेटिस बन चुका है ना। अब इसके ऐसे पूछेंगे आपसे कि है ना, मान लो एज पर के सारे एटम हटा दो, अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। बोलेंगे इससे बॉडी डायगोनल से सारे एटम हटा दो, अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं नीट और जेईई के हिसाब से ना। ऐसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। मैंने कहा था फिजिकल में थोड़ा थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। और इसमें तो लॉजिकली आपको इमेजिन करके सोचना पड़ेगा कि भाई अगर एज हटाएंगे तो ये 2 कॉर्नर हट जाएंगे, एज सेंटर हट जाएगा, ऐसा आपको सारा सोचना पड़ेगा, है ना। पर आपको बहुत ही सिंपल सा तरीके समझाया जा रहा है, ये समझाया, समझ में आया आपको, आगे भी सब समझ में आएगा। बस आप बने रहिए और इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच।